हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीडीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग फाइन। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम रिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट एक्चुअली आर रिट्स, हाउ रिट्स आर इशूड, हु इशू द रिट्स और क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे रिट्स की। अब ये टॉपिक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज रिपीटेडली क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर एनडीए, सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन। अब रिपीटेडली यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिट्स की, कौन इशू करता है, कैसे रिट्स इशू की जाती है, वन बाय वन ये सारी की सारी चीजें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। सो फटाफट से चलते हैं और जरा समझते हैं रिट्स के टाइप्स के बारे में कि भाई कैसे कैसे रिट्स हमारी इशू की जाती है। आइए जरा। तो गाइस सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सर रिट्स होती क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ रिट्स और क्यों इशू की जाती है। देखो मैं रिट्स की अगर बात करूं तो एज वी ऑल नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं एंड दोज फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35 इन पार्ट 3 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, देन यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, उनमें मैंने फंडामेंटल राइट्स को काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं सर, जस्टिशिएबल हैं। बात को सुनना, मैं एक बैकग्राउंड बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूं सारी की सारी रिट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स हैं जस्टिशिएबल, मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप भैया कोर्ट जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए। अब आप खुद सोचो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स तो दे दिए, लेकिन अगर वो हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं और उसके लिए कोई रेमेडी नहीं दी तो कोई इंपॉर्टेंस रहता क्या फंडामेंटल राइट्स का? सर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये रही कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया आर्टिकल नंबर 32। अब देखो हमारा आर्टिकल 32 क्या कहता है कि भाई आर्टिकल 32 एम्पावर करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि अगर किसी बंदे के भैया फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और वो बंदा आपके पास आ रहा है, देन यू कैन इश्यू सर्टेन रिट्स एंड रिट्स इज बेसिकली द रेमेडी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट यूज करता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बस बात इतनी सी है। इसीलिए आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे इंपॉर्टेंस रखता है भैया? आर्टिकल 32 जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है हमारा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो यह भी कह दिया था कि इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों है? क्योंकि जब तक ये आर्टिकल नहीं रहेगा तब तक आपके फंडामेंटल राइट्स इतने लेंदी जो हमने रखे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब पहला सवाल तो ये हो गया, हमने समझा रिट्स क्या है। रिट्स आर बेसिकली द रेमेडीज व्हिच आर इश्यूड व्हेन आर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। दूसरा सवाल ये आता है कि सर रिट्स का कितने टाइप्स की रिट्स होती हैं? तो रिट्स होती हैं बॉयज एंड गर्ल्स हमारी 5 टाइप्स की। सबसे पहली हमारी जो रिट होती है दैट रिट इज बेसिकली हेबियस कॉर्पस। दूसरी रिट होती है हमारी मैंडामस। थर्ड वन इज प्रोहिबिशन। फोर्थ वन इज सर्ट्योरारी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कोवारंटो। अब देखो ये हमारी 5 रिट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज की जाती है और इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस को हमें समझना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम में, भाई कौन सी रिट किस पर्पस के लिए यूज होती है। तो जितनी भी हमारी 5 रिट्स हैं ये हमारा सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है, सिंपल सी बात। ठीक है, और अब कुछ मैं आपको रिट्स मैंने समझा दिया, रिट्स के टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू योर रिट्स। अब वो इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वन बाय वन हम समझते हैं। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इंपोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड रिलेटेड टू द रिट्स। देखो सबसे पहली बात भैया क्या है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी रिट्स इश्यू कर सकता है और हमारा हाई कोर्ट है वो भी रिट्स इश्यू कर सकता है। जस्ट रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है रिट्स अंडर आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट हमारा रिट्स इश्यू करता है अंडर आर्टिकल नंबर 226। अब देखो यार, इतने समझदार तो आप हो ही, किस छोटी सी बात आप समझ सकते हो कि सर आर्टिकल 32 ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो द राइट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। वहीं अगर दूसरी तरफ हम आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो मैं आपसे कहूं क्या ये फंडामेंटल राइट में आता है? आप भी कहोगे कि सर कैसी बात करते हो सर, 12 to 35 होते हैं फंडामेंटल राइट, कहां 12 to 35 और कहां ये 226। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, बट स्टिल आर सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू द रिट्स। पहली बात तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जो बॉयज एंड गर्ल्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कि भाई जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट्स इज नॉट एक्सक्लूसिव पावर।
याद रखना मेरे स्टेटमेंट्स रिपीटेडली आपके एग्जाम में आते हैं। until और unless you will not focus on the language of the polity you won't be able to solve the questions in your examination। तो वो लैंग्वेज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हम एक्सक्लूसिव उस चीज को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पास हो। तो हमारी रिट तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है पावर और हाई कोर्ट के पास भी है, तो इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव पावर। बात खत्म, पहला पॉइंट। दूसरा है तो सर फिर ये पावर कैसी है? ये है कंकरेंट पावर। अब कंकरेंट पावर का मतलब क्या होता है कि सर सुप्रीम कोर्ट शेयर्स दिस पावर विद द हाई कोर्ट, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कंकरेंट पावर। दूसरी चीज पाओ, अब जरा बात करते हैं दूसरी चीज की। तो सर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी रिट इश्यू करता है, बिल्कुल करता है जी। सर हमारा हाई कोर्ट भी करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन याद रखना कि दैट सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये 4-5 स्टेटमेंट्स हैं, इनके अलावा कभी भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाता रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ योर रिट्स। तो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हमारा इश्यू करता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट्स इश्यू कर सकता है एंड फॉर अदर लीगल राइट्स। ये क्या बात हुई सर? यही तो बात है कि भैया जहां सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इश्यू कर पा रहा है, वहां हमारा हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और अदर लीगल राइट्स के लिए भी हो रहा है। अब बात बताओ सर, तो यहां से एग्जाम में क्या स्टेटमेंट आता है आपका कि द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इज स्मॉलर देन द हाई कोर्ट। और या फिर आप ये कह सकते हो कि द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। तो वाइडर क्यों है? क्योंकि अदर पर्पस के लिए भी कर रहा है। तो दो स्टेटमेंट मैंने आपको गोल्डन स्टेटमेंट रिट से रिलेटेड बताया। पहला कि एक्सक्लूसिव नहीं है, कंकरेंट है। दूसरा वाइडर है किसकी? द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। अब जरा क्वेश्चन आता है आगे, अब जरा सवाल एक और आता है आगे। वो सवाल क्या आता है कि सर क्या ये बात सच है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट इश्यू कर सकते हैं? मैं कहूंगा भैया 16 आने सच बात है, 16 आना सच बात है। लेकिन आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी और कोर्ट को भी रिट जुरिडिक्शन की पावर दे सकता है। अब आप कहोगे सर कितनी जल्दी कितनी सारी चीजें बता दी, यही तो मजा है भैया यूपीएससी का एस्पिरेंट हो आप। कि भैया सबसे पहली बात थी सुप्रीम कोर्ट भी इश्यू कर सकता है, हाई कोर्ट भी, इसीलिए कंकरेंट पावर है, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने बताया हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन जो है वो वाइडर है किससे? सुप्रीम कोर्ट से, बिल्कुल सही बात। तीसरा मैंने बताया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी और को भी पावर दे सकता है वो रिट इश्यू करने की। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या आज तक पार्लियामेंट ने ऐसा कभी किया है? सर क्या आज तक पार्लियामेंट ऐसे किया है? नहीं किया, इसीलिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट्स इश्यू करते हैं। तो ये तीनों गोल्डन स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं। अब जरा आइए आगे, यहां पे ये आपकी लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत में आप देखोगे सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट यहां पे मेंशन्ड है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन देम टू यू कि 5 तरीके की हमारी रिट्स होती हैं। फर्स्ट इज अंडर आर्टिकल 32, सेकंड अंडर आर्टिकल 226, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टोरारी एंड को वारंटो। दूसरी चीज मैं आपको बता चुका हूं। एक और चीज आपको याद रखनी है कि 1950 से पहले सारे हाई कोर्ट्स के पास पावर नहीं थी रिट्स इश्यू करने की, सिर्फ हमारे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के पास पावर थी। लेकिन बाद में हमने अंडर आर्टिकल 226 सबको दे दी, बॉम्बे एंड मद्रास, बस ये याद रखना आपको। फिर आते हैं आगे। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नैरो देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का वाइडर है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरा क्या है? टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब देखो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट इंडिया के किस किस पार्ट के लिए रिट इश्यू कर सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, आप कहोगे सर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया सर, क्यों? क्योंकि सर फेडरल कोर्ट है ये तो हमारा, ठीक है जी। और हाई कोर्ट कहां कर सकता है? सिर्फ अपनी टेरिटरी के अंदर, सिंपल सी बात है। यानी कि इफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी सिटीजन इनसाइड द टेरिटरी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन वायलेटेड, देन दैट पर्सन कैन अप्रोच द इलाहाबाद हाई कोर्ट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर इशूइंग द रिट्स। लेकिन वो एमपी नहीं जा सकता। भैया यूपी में कुछ हुआ उसके साथ फंडामेंटल राइट्स का, वो एमपी जा रहा है, एमपी वाले कहेंगे भैया नशे वशे उतार के आओ अपने, ऐसे नहीं चलेगा काम। तो अब जरा आगे चलते हैं। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, ये खुद फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप अपनी रिट लेकर के जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट कभी आपको मना नहीं कर सकता। अब आप कहोगे सर हाई कोर्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल यस, बिकॉज आर्टिकल 226 डजंट कम अंडर द फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी मना नहीं करेगा। तो रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 वो खुद फंडामेंटल राइट है।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिडिक्शन, कभी मना नहीं कर सकता। लेकिन अंडर आर्टिकल 226 वो डिस्क्रिशनरी है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट मना कर सकता है टू इश्यू द रिट्स। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको समझने हैं। उनको समझने के बाद नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ रिट्स, जहां से भर भर के क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बात करेंगे हेबियस कॉर्पस की। आइए मैं आपको फटाफट से समझाता हूं कि हेबियस कॉर्पस आखिरकार होती क्या है। चलिए आ जाइए, हेबियस कॉर्पस की बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो टर्म है हेबियस कॉर्पस, ये जो हमारा टर्म है हेबियस कॉर्पस, दिस इज बेसिकली अ लैटिन टर्म। सर हम क्या करें, लैटिन टर्म है तो हमें नहीं जानना, ये हमें ये बताओ पेपर से इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, एंड दिस लैटिन वर्ड मींस टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। अब देखो सिंपल सी बात है, मान के चलो इफ एनी पर्सन हैज डिटेन्ड यू, किसी भी इंसान ने आपको डिटेन कर लिया, मतलब उठा लिया, आपको पता ही नहीं आप कहां हो, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को, किसी को भी नहीं पता, किसी भी इंसान को उठा लिया गया, तो उसको बोलते हैं हम डिटेंशन, उसको बोलते हैं हम डिटेंशन। भाई उठा लिया, अब उठाते क्या, उसके दो पर्पस होते हैं, या तो आपने कोई क्राइम कर दिया हो, या फिर कोई क्राइम आप करने वाले हो तो आपको डिटेन कर लिया जाता है। तो अगर किसी भी बंदे को डिटेन कर लिया जाए, वो गायब हो जाए रातों रात, तो ऐसी सिचुएशन में उस बंदे के जो फ्रेंड्स लोग होंगे, जो रिलेटिव्स होंगे, जो गार्जियंस होंगे, वो भैया सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई मेरा भाई नहीं मिल रहा और मेरा भतीजा नहीं मिल रहा, कहां है, मेरे को जानना है, उसकी बॉडी कहां है, ठीक है, जिंदा भी है कि मर गया। तो उसकी बॉडी को, जब किसी भी बंदे को डिटेन कर लिया जाता है, तो उसकी बॉडी को सामने रखना, वो होता है आपका हेबियस कॉर्पस रिट्स। अब देखो यहां से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, लेट मी टेल यू कि सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये तो हम समझ गए, टू हैव द बॉडी ऑफ मींस हेबियस कॉर्पस। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि भाई जो हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो किस किस के अगेंस्ट जो है लागू की जा सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई प्राइवेट बंदा उठा ले जाए हमारे दोस्त को, तो क्या वो हेबियस कॉर्पस के अंडर आएगा? बिल्कुल, यानी कि एवरी प्राइवेट इंडिविजुअल विल कम अंडर द हेबियस कॉर्पस। तो आपको एग्जामिनर स्टेटमेंट दे सकता है कि भैया द हेबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, तो उसको पत्थर मार देना, बोला भैया की जाती है। दूसरी चीज आती है पब्लिक अथॉरिटी, या आप गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी, अगर पब्लिक अथॉरिटी ने डिटेन किया है उसके खिलाफ भी कर सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल। प्राइवेट इंडिविजुअल, पब्लिक अथॉरिटी, इन सब के अगेंस्ट, आप दोनों के अगेंस्ट ही आपकी हेबियस कॉर्पस इश्यू हो सकती है। ये दो पॉइंट तो आपको याद रखने हैं कि भाई डिटेंशन के खिलाफ ये की जाती है टू प्रोड्यूस द बॉडी, और जैसे ही बॉडी उसकी प्रोड्यूस होती है, देखो स्टेप बाय स्टेप सुनो। ये मान लो कि मिस्टर एक्स थे, इनको डिटेन कर लिया गया, इनका दोस्त गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ये तो हेबियस कॉर्पस का मामला है अंडर आर्टिकल 32। अब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई डिटेन किसने किया है, डिटेन किसने किया है, प्राइवेट इंडिविजुअल है या कोई पब्लिक अथॉरिटी है, पता लगाओ। पता लगा कि इन दोनों में से जो भी है तो दोनों के अगेंस्ट इश्यू हो जाएगी रिट। अब दोनों में से जिसने भी डिटेन किया उसके अगेंस्ट जो है रिट इश्यू हुई। जैसे ही उसके अगेंस्ट रिट इश्यू हुई तो सुप्रीम कोर्ट बोला भैया बताओ वाई, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, वाई यू हैव डिटेन दैट पर्सन, क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा जो तुमने इसको डिटेन किया। तो सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन द कॉज। अब सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे सर हमने इसलिए किया है, कॉज डिटरमाइन करेगा। अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो वो कॉज जो है वो वैलिड हो, भाई सही तरीके से डिटेन किया गया हो, वो ब्लास्ट ब्लास्ट करने वाला हो, कुछ भी बंदा है, आप पब्लिक वायलेंस फैला रहा हो, या फिर वो इनवैलिड होगा। अगर वो कॉज इनवैलिड है तो ये बंदा हो जाएगा फ्री, अगर वो वैलिड है तो वो डिटेन्ड रहेगा। सिंपल सी बात है। तो ये मैंने आज हेबियस कॉर्पस आपको समझाई है, आई होप सबको समझ आई है। अगर सबको समझ आई तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हां सर मजा आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस की बॉडी को सामने रखने के लिए बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट के अगेंस्ट इश्यू हो सकती है। तो वही बात आपकी यहां की गई है कि लैटिन टर्म है, इसका मतलब है भैया टू हैव द बॉडी ऑफ, कि बंदा कहां गायब कर दिया उसको हमारे सामने लाओ, और ये कोर्ट देगा किसी भी पर्सन को या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को जिसने भी डिटेन किया होगा। हेबियस कॉर्पस की जो रिट है बोथ अगेंस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट इश्यू हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि सर कौन कौन सी सिचुएशन में इश्यू नहीं हो सकती रिट। पहली बात, डिटेंशन इज लॉफुल। पहला पॉइंट यहां दे रखा है आपकी लक्ष्मीकांत भाई, डिटेंशन इज लॉफुल, कि भाई जब डिटेंशन जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग हुआ हो, और डिटेंशन के लिए हमारे कौन सा आर्टिकल में मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 22, उसमें बता रखा है कि कौन कौन सी सिचुएशन में डिटेन हो जाते हैं। अगर वो आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियो देखो। दूसरी बात होती है
प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट। कई बार क्या होता है, किसी बंदे ने कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया, कंटेम्प्ट मतलब तौहीन, और लेजिस्लेचर का, कोर्ट ने कोई फैसला दिया कि भाई तुमने ये काम किया है, तुमको इतनी सजा दी जाएगी। वो बंदा कह रहा है अरे तू कौन है, तू देगा क्या मेरे को सजा। अब सोचो इतनी बेइज्जती अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की और आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट की हो जाए तो ऐसे बंदे को तो उठाना ही पड़ेगा भैया। तीसरी बात है डिटेंशन इज बाय कंपिटेंट कोर्ट, या फिर क्या हुआ हो उस बंदे को ट्रायल पे ले गए हो और कोर्ट ने बोला हो कि इसको डिटेंट करना जरूरी है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि कोर्ट डिसाइड कर रहा है वैलिड है कि नहीं, और कोर्ट को अगर पहले से ही पता है कि वैलिड डिटेंशन है तो कभी नहीं करेगा रेट इशू। चौथी बात है डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, कि कई भैया ऐसी सिचुएशन में डिटेंट किया गया हो जो कोर्ट के अंदर सिचुएशन ना आती हो। तो सारे लॉजिकल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारी जो रेट आती है दैट इज मैंडामस। अब मैंडामस समझाता हूं, आ जाओ, मस्त समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, आज के बाद आपके रेट्स के सारे डाउट्स खत्म। मैंडामस, अब देखो मैंडामस जो है, जैसे उसका मतलब था कि टू हैव द बॉडी ऑफ, वैसे ही मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। अब समझो मैंडामस आखिरकार है क्या, इट मींस वी कमांड, ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसी रिट है जिसको कोर्ट इश्यू करता है। अब सर कोर्ट कौन सी सिचुएशन में मैंडामस इश्यू करेगा, बात आती है, ठीक है, कि कौन सी सिचुएशन में करेगा। भैया ये करता है पब्लिक ऑफिशियल को, ठीक है, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, या फिर आप कहो किसी भी इंफीरियर कोर्ट को। यह बात आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस किस को इश्यू हो सकती है रिट। ये भूल गए तो भैया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो किसी भी इंफीरियर कोर्ट को, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को ये रिट इश्यू की जाती है कि भैया जो काम तुम्हारा है कृपया उसे कीजिए। कल को कोई भी पब्लिक ऑफिशियल, अगर आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, वो आपका काम करने से मना करते, तो फिर भैया आप मैंडामस इश्यू करेगा उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के, भैया जो तुम्हारा काम है कृपया उसे करो। चाहे तो वो कोई पब्लिक ऑफिशियल हो, बंदा हो, या कोई इंफीरियर कोर्ट हो, दोनों को ही रिट इश्यू की जाती है कि तुम अपना काम करो। ये बात है सिंपल सी। या फिर कोई भी आपका ट्रिब्यूनल हो, ठीक है, या गवर्नमेंट हो। तो जब मैं इनमें से कोई भी अपना काम नहीं करता है तो आप जा सकते हो भैया कि जाओ सुप्रीम कोर्ट आराम से और जाकर के मैंडामस इश्यू करवा के लाओ, सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये बात आपको याद रखनी है कि इट मींस वी कमांड, और ये कहती है कि भैया कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो अपनी ऑफिस की ड्यूटी नहीं कर रहा अपना काम करो, कोई भी इंफीरियर कोर्ट जो अपना फंक्शन नहीं कर रहा है वो अपना काम करो, जो भी गवर्नमेंट अपना काम नहीं करती वो करो, दैट मींस मैंडामस। यानी कि मैंडामस बेसिकली गाइड्स फॉर सम एक्टिविटी, कि जो तुम काम अपना नहीं कर पा रहे हो कृपया उसे करिए, उसको बोलते हैं मैंडामस। तो इट लिटरली मींस वी कमांड। इट इज कमांड issued by the court to a public official asking him to perform his duties and he has failed or refused to perform। किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को बोलेंगे कि भाई जो काम करने से तुमने मना किया है या तुम नहीं कर पाए हो लेकिन वो तुम्हारा काम है उसको करिए। इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, पब्लिक बॉडी का, किसी कॉर्पोरेशन के, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट के खिलाफ ये रिट आपकी इश्यू की जा सकती है। अब सवाल आता है कि सर कौन कौन सी सिचुएशन में नहीं की जाएगी, ये भी जानना जरूरी है। अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, कभी भी किसी प्राइवेट बंदे के खिलाफ मैंडामस इश्यू नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आप किसी भी प्राइवेट ऑफिस में जाते हो, कोई बंदा जो प्राइवेट जॉब कर रहा है वो आपसे मना कर देता है कि भाई मैं नहीं तुम्हारा काम करूंगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि उस कंपनी के अपने रूल्स हैं। दूसरी बात है टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पजेस स्टैट्यूटरी फोर्स। देखो जो जो ऑफिस होती है आपकी, हर डिपार्टमेंट की अपनी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जिनमें कोई लॉ जैसी बात नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में भी मतलब मैंडामस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड है। भाई कोई भी पब्लिक बॉडी है, कोई भी कोर्ट है, कोई भी ट्रिब्यूनल है जो अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ करना है, प्राइवेट के खिलाफ नहीं करोगे आप, प्राइवेट इंडिविजुअल के, ठीक है। व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। कई बार क्या होता है कि ड्यूटी डिस्क्रिशनरी का मतलब है कि अगर वो ड्यूटी सिर्फ ऐसी है कि बंदा करना चाहे तो करे, लेकिन कोई भी लॉ उसको बाउंड नहीं करती है, और ना किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के खिलाफ। ये सारी सिचुएशंस में क्या होगा, आपकी मैंडामस इश्यू नहीं होगी। नेक्स्ट रेट इज योर प्रोहिबिशन। अब जरा प्रोहिबिशन समझते हैं। मैंडामस समझा वी कमांड, और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ आ रही है, या फिर इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट। अब आता है प्रोहिबिशन। अब देखो स्टैट्यूटरी वाज अ रिट, सॉरी मैंडामस वाज अ रिट जो आपको कह रही थी कि भाई कुछ एक्टिविटी करो, जो काम तुम नहीं कर रहे हो वो काम अपना खत्म करो। वो किसको बोल रहे हैं, किसी पब्लिक ऑफिशियल को या इंफीरियर कोर्ट को। प्रोहिबिशन इसका थोड़ा उल्टा है। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, मतलब जहां पे मैंडामस काम करने के लिए कह रहा था वहां पे प्रोहिबिशन काम करने के लिए क्या करेगा, मना करेगा, टू फॉरबिड। अब कौन सी सिचुएशन में सर किसके खिलाफ हम मैंडामस लगा सकते हैं, तो भैया सिंपल सी बात है, ये कोई भी हायर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इश्यू करता है।
लोअर कोर्ट या आप कह सकते हो ट्रिब्यूनल। सो दिस रिट इज बेसिकली इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। किसके लिए? ठीक है, किसके लिए? मान के चलो ये जो आपका लोअर कोर्ट है, ये कोई ऐसा जुरिडिक्शन का फैसला ले रहा है जिसकी पावर इसके पास नहीं है, यानी इट इज एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन, यानी कि जो पावर इसके पास नहीं है जुरिडिक्शन की, फैसला लेने की, वो फैसला ले रहा है, तो फिर प्रोहिबिशन की रिट देगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। क्या बे सुन, तेरे बस का ये काम, तुझे किसने बोला ये काम करने का जो तू कर रहा है? ठीक है, बकवास मत कर, ये काम तेरा नहीं है, छोड़ दे इसको। वो होती है आपकी प्रोहिबिशन। वैसे ही ट्रिब्यूनल के पहली सिचुएशन जब जुरिडिक्शन एक्सीड हो रहा हो, दूसरी, ठीक है, असर्पिंग अ जुरिडिक्शन दैट इट डज नॉट पॉजेस, या तो वो जुरिडिक्शन को एक्सेस कर रहा हो या ऐसे चीज पे फैसला सुना पा रहा हो जो उसकी पावर में ही नहीं आता। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन समझ जाओ। एक सिचुएशन कैसी थी कि वो जुरिडिक्शन तो उसकी पावर में है लेकिन उससे एबव करके दे रहा है, दूसरा उसका जुरिडिक्शन ही पावर में नहीं है। दोनों सिचुएशन बहुत ही सिंपल, देखो कितनी सिंपल है रिट्स, बस लोगों को ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली एग्जामिनर को क्या चाहिए इसमें से। तो टू फॉरवर्ड, हायर कोर्ट करेगा किसी भी लोअर कोर्ट को, ठीक है, लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को जो या तो अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड कर रहे होंगे या फिर ऐसे जुरिडिक्शन पर फैसला सुना रहे होंगे जो उनके अंदर में नहीं आता। और सिंपल सी बात है, एक स्टेटमेंट यहां बताऊंगा कि जहां पे मेंडामस कह रहा है कि एक्टिविटी करो, ठीक है, मेंडामस क्या कहता है? गाइड्स फॉर एक्टिविटी, और प्रोहिबिशन स्टॉप्स द एक्टिविटी। याद रखना, यानी कि एक तो एक्टिविटी की बात कर रहा है, एक इनएक्टिविटी की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जो है पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट भी कर पा रहे थे हम मेंडामस, लेकिन प्रोहिबिशन इज ओनली एंड ओनली इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल। इन्हीं अथॉरिटीज के खिलाफ करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ कभी भी ये रेट इश्यू नहीं होती। जुडिशियल तो आप जानते हो कि सर ठीक है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए एंड ऑल। सर क्वासी जुडिशियल क्या होता है? क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है एनीबॉडी विच इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। कई बार प्रेसिडेंट हमारे जुडिशरी का काम करते हैं या कुछ फैसले सुनाते हैं, तो क्वासी जुडिशियल ऐसी बॉडी को बोलते हैं जो जुडिशरी तो नहीं है लेकिन जुडिशरी का काम कर रही है। तो कभी भी ये प्राइवेट पब्लिक किसी के अगेंस्ट नहीं होगी एक्सेप्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल। तो आएंगे जरा आगे, प्रोहिबिशन की बात कर चुके हैं हम। टू फॉरबिड, ठीक है, हायर कोर्ट इश्यू करता है टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द फ्रॉम एक्सीडिंग द जुरिडिक्शन और असर्पिंग अ जुरिडिक्शन दैट इट डज नॉट पॉजेस। ठीक है, दस अनलाइक मेंडामस, मेंडामस क्या कहता है? एक्टिविटी, और ये कहता है इनएक्टिविटी। बात खत्म हुई, सिंपल से आते हैं नेक्स्ट वन इज सर्ट्योरारी, और फिर बात करेंगे कोवॉरेंटो की। तो सबसे पहले आओ आप सर्ट्योरारी की बात कर लेते हैं। सर्ट्योरारी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आओ बात करें। चलो, सर्ट्योरारी में मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। मतलब क्या है? टू बी सर्टिफाइड। और टू बी इन्फॉर्म्ड भी बोल सकते हो। चलो अब जरा एक बात समझो, टू बी इन्फॉर्म्ड बात समझो कि जी ठीक है, सर्ट्योरारी भी एक ऐसी ही रिट है जिसको एक हायर कोर्ट इश्यू करता है अगेंस्ट एनी लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ठीक है, हायर कोर्ट करेगा इसको भी, किसको? लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। तो सर फर्क क्या रहेगा सर्ट्योरारी में और प्रोहिबिशन में? सर सर्ट्योरारी में और प्रोहिबिशन में फर्क क्या रहेगा? तो इसमें बहुत सारा फर्क है। क्यों? क्योंकि सर्ट्योरारी को ट्रांसफर ऑफ केसेस में भी यूज करते हैं कि जब केस ट्रांसफर करना हो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट के लिए, तब भी आप कर सकते हो। या फिर कोई भी मान लो कोई भी जजमेंट दे दिया हो लोअर कोर्ट ने, सो टू स्क्वैश दैट जजमेंट, कि उसके जजमेंट को मतलब बोलने के लिए कि हम ये जजमेंट नहीं मानेंगे, या फिर केस ट्रांसफर करने के लिए हमेशा, ठीक है, आपकी ये रिट इश्यू की जा सकती है। अब देखो सिंपल सी बात है, फिर फर्क क्या रहेगा सर सर्ट्योरारी और प्रोहिबिशन का? फर्क देखो, हमारे प्रोहिबिशन में हम क्या कह रहे थे कि भैया तुम ये काम करो ही मत, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी जुरिडिक्शन से एक्सीड कर रहा है, तुम ऐसा जुरिडिक्शन करो तुम्हारे बस का नहीं है। तो वहां पे क्या हो रहा था? वो सिर्फ प्रिवेंटिव था आपका। यहां क्या है कि भैया प्रिवेंटिव भी है, ट्रांसफर कर रहे हैं केसेस को या एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन को रोक रहे हैं, और अगर कोई गलत जुरिडिक्शन दे भी दिया तो उसको स्क्वैश भी कर रहे हैं, यानी करेक्ट भी कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। देख रहे हो कितने छोटे छोटे से फर्क है? ठीक है, शायद आप इससे पहले आपको नहीं पता होगा इतना डिटेल में मैंने जितना बताया आपको। तो इन्हीं सब चीजों पे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है
कि भाई प्रोहिबिशन भी हायर कोर्ट इश्यू कर रहा है अगेंस्ट द लोअर कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल, और ये भी सेम पर्पस के लिए इश्यू हो रही है। तो डिफरेंसेस कहां आते हैं कि दैट वाज ओनली प्रिवेंटिव बट इट इज आल्सो क्यूरेटिव। ठीक है जी सर, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस ये है कि प्रोहिबिशन कुड ओनली बी इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। तो वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट इशू हो रहा था। अच्छा, लेकिन अगर आप यहां देखोगे, ठीक है, यहां देखोगे तो जो आपकी ये रिट है सर्टियोरारी, ये भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के लिए होती थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई वी आर एडिंग वन मोर थिंग इन द सर्टियोरारी रिट एंड दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो याद रखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स कि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के, ठीक है, अगेंस्ट भी आपकी ये रिट लग सकती है। तो देखो मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं, पहले बात करेंगे मैंडामस की, फिर बात करेंगे प्रोहिबिशन की, और फिर करेंगे सर्टियोरारी की। डिफरेंसेस देखो मैंडामस में मैंने आपको बताया कि भाई दैट रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, इंफीरियर कोर्ट, ठीक है, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट। तो आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो बॉडीज है उनके खिलाफ हो रही है। प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल। तीसरी आती है हमारी कौन सी रिट? सर्टियोरारी। तो सर्टियोरारी किसके अगेंस्ट हो रही है? जुडिशियल प्लस क्वासी जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, बात खत्म। ठीक है, मैंडामस क्या कह रही है? ये कह रही है इट इनहिबिट्स द, इट प्रोवाइड्स फॉर एक्टिविटी, इट स्टॉप्स द एक्टिविटी। ये इनएक्टिविटी की बात करती है, ये बात करती है सिर्फ प्रिवेंशन की, और सर्टियोरारी बात कर रही है प्रिवेंशन और क्योर दोनों की। बात खत्म। बताओ कोई डाउट? तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं और वही आपको कंफ्यूज रहता है कि अरे पता नहीं इतने बड़े बड़े से नाम हैं सर, नाम ही याद नहीं हुए अंदर का तो क्या ही पता लगता। नेक्स्ट कम्स इज योर को वारंटो। आज पूरा रटा के जाऊंगा, डोंट वरी। तो को वारंटो देखते हैं। अब को वारंटो क्या कहती है? देखो को वारंटो का मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान के चल लो कल को आप एकेडमी पहुंचते हो, तो एकेडमी पहुंचने के लिए आपने बहुत सारे काम किए। आपने क्या करा? आपने 12th का सर्टिफिकेट दिखाया उन्हें, भैया मैं 12th पास हूं। आपने उनको दिखाया कि भैया मैं ग्रेजुएट भी हूं, अपना पूरा पासिंग सर्टिफिकेट दिखाया, मार्कशीट दिखाई आपने फिर दिखाया कि मैंने यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम भी क्लियर किया था, फिर आपने दिखाया मैंने एसएसबी भी किया था। यानी कि ये जो कंडीशंस आपके पास आ रही हैं टू प्रूव दैट यू ओन दिस अथॉरिटी, टू प्रूव दैट यू आर सिटिंग हियर बाय सम मींस। तो सिंपल सी बात है कि कल को किसी का भी मुंह उठा करके मन करे भाई मैं जाता हूं और मैं जाकर के आईएएस की सीट पे बैठ जाता हूं, तो क्या उसे बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे। उससे पूछेंगे भैया कैसे, कौन से बैच का पेपर निकाले हो बबुआ, कैसे पहुंचे तुम यहां? उसी रिट को बोलते हैं को वारंटो। यानी कि कोई भी पब्लिक ऑफिस है तो उसकी लीगलिटी चेक करने के लिए कि भाई बाई व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी और किस जरिए के साथ तुम इस पब्लिक ऑफिस को इतनी शांति से इसकी कुर्सी पर बैठे हुए हो, तो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, तो ये रिट इश्यू की जाएगी किसके खिलाफ? अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिशियल। और ये रिट बोलेगी उस पब्लिक ऑफिशियल से भैया तुम बताओ कि तुम कैसे क्लेम कर सकते हो कि इस पब्लिक ऑफिस से तुम बिलोंग करते हो। ठीक है, तो इट बेसिकली प्रिवेंट्स इलीगल अजम्पशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। तो ये प्रिवेंट करती है कि कोई भी बंदा जाके इलीगली पब्लिक ऑफिस में ना बैठ जाए। अब आपके सीडीएस 2 2020 में एक क्वेश्चन आया था भैया को वारंटो को लेकर के, उसमें एक स्टेटमेंट था, तो उस स्टेटमेंट को सुनो। दिस रिट कैन बी इशूड ओनली इन द केस ऑफ अ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस। इसका मतलब बता रहा हूं, सब्सटेंटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी ऐसी ऑफिस जो इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑफिस है, एडिशनली इसके साथ साथ पहली बात तो सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस होनी चाहिए, दूसरी बात है परमानेंट होनी चाहिए, वो परमानेंट इन कैरेक्टर, और तीसरी बात है जी दैट मस्ट बी क्रिएटेड बाय सम स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तीन चीजें भाई याद रख लेना, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा। तो सिंपल सी बात है, परमानेंट ऑफिस होनी चाहिए, सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस हो, परमानेंट हो, और स्टैट्यूट का मतलब होता है कि एनीथिंग विच हैज बीन मेड बाय द लॉ, जो हमारे पार्लियामेंट के ऑर्डर से ऑफिस बना हो, कोई भी पब्लिक ऑफिस, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हो, ऐसी ही ऑफिस होंगी
उन्हीं के अंदर अगर आप बैठे हुए हो तभी ये रेट इश्यू होगी, बाकी की कभी भी रेट इश्यू नहीं होगी। और एक और चीज, ठीक है, कि बाकी की जो आपकी 4 रेट हमने पढ़ी, दे कैन बी इशूड बाय द एग्रीवेटेड सिटीजन, यानी जो परेशान है, जिसके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हुए हैं। लेकिन ये जो आपकी कोवारंटो है, कोवारंटो कैन बी इशूड बाय एनी ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन, कोई भी बंदा किसी के भी खिलाफ, किसी भी आईएएस के, आईपीएस के, कोई भी पब्लिक ऑफिस में जो बंदा बैठा हो, भैया हाँ बताओ ये सच में इसी अथॉरिटी को बिलोंग करते हैं, तो बाय एनी ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन दिस रिट कैन बी इशूड। तो यार मैंने आपको सारी रिट्स बता दी, रिट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दी, किसकी नैरो है, किसकी वाइड है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद कौन मना कर सकता है, कौन सा कोर्ट मना नहीं कर सकता। दिस इज ऑल अबाउट योर रिट्स, जस्ट लर्न इट, ठीक है। नोट्स बनाओ, समझो, मैंने सारी चीजें समझाई है। इफ यू हैव एनी डाउट तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो दीज आर ऑल ऑफ योर 4 रिट्स। हेबियस कॉर्पस, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, 2 मिनट में रिवाइज कराता हूं। हेबियस कॉर्पस अगेंस्ट टू प्रिवेंट द इलीगल डिटेंशन, ठीक है, ऑल्सो कैन बी इश्यूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडीज। सेकेंड वन इज योर मैंडामस। मैंडामस मीन्स इट बेसिकली वी कमांड, सो टू आस्क एनी पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म द ड्यूटीज, तो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के, किसी भी कोर्ट के लिए इंफीरियर, किसी ट्रिब्यूनल के लिए या गवर्नमेंट के लिए, और क्या करती है, ये एक्टिविटी करने को बोलती है। कौन? मैंडामस, सिंपल सी बात। तीसरी बात की थी हमने प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन वाज अपोजिट ऑफ मैंडामस। प्रोहिबिशन क्या है? इट प्रोहिबिट्स द एक्शन, और कोई भी हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को भेजता है ताकि वो ज्यादा जुरिडिक्शन ना करे अपनी पावर से ज्यादा, और कोई भी ऐसी चीज पे जुरिडिक्शन ना करे जो उसके फील्ड में ही नहीं आता, ठीक है जी। और कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, सिंपल सी बात। फिर आती है जी आपकी कौन? सर्टियोरारी। This can be issued against judiciary, quasi-judicial and administrative things, but it is different from prohibition because this is both। ये एक तो ये आपके प्रिवेंशन की भी बात करेगी प्लस क्योर की। तो सर्टियोरारी को आप बोल सकते हो प्रोहिबिशन प्लस क्यूरेटिव प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इनमें 2 चीज जोड़ के हमने बना दी सर्टियोरारी। और तीसरी चीज थी हमारी कोवरेंटो, जो मैंने भी आपको समझाई। उसमें मैंने आपको बताया परमानेंट कैरेक्टर की सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस होनी चाहिए, दैट हैज बीन मेड बाय द स्टैट्यूट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया। सो गाइस, रिट्स में मैं इतना ही बताऊंगा। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर द चैनल फॉर यूजफुल वीडियोस। जो भी आगे की वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड प्रिपेयर वेल।